हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्री राम एकेडमी से। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की बुक में चैप्टर 6 यानी पार्ट 6। इसमें है जानकारियाँ बढ़ी और आपदाएं घटी। ठीक है ना। जब इंसान को जानकारियाँ किसी चीज़ की बढ़ जाती हैं तो उसकी जो थोड़ी से होने की जो क्षमता रहती है वो कम हो जाती है। तो आपदाएं जो हैं यानी नुक्स जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। ठीक है ना। तो वहाँ पर उसकी आपदाएं घट जाती हैं। ठीक है। तो इसे संकलित किया गया है। ये थोड़ी से लाभप्रद और जानकारी के लिए और हर तरह से ठीक है कि अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आती है कि कभी भी हम मान लीजिए बाढ़ की समस्याओं में फंसे हैं कि कोई पर्यावरण वहाँ पे लॉस हो रहा है तो हम उसे क्या करें, अगर जानकारी रहेगी तो हम उसे थोड़ी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है ना। और उसके निदान के लिए कुछ लोगों को जानकारी दे सकते हैं कि जब भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए, जब बाढ़ आता है तो क्या करना चाहिए, है ना। बाढ़ आती है तो हमें किन किन सावधानियों को करना चाहिए, या फिर जैसे कुछ भी आपदा आती है कभी भी तो अगर हम उससे जागरूक हैं तो हम अपने से बड़ों को, छोटों को और बराबर वालों सहचरों को उसके बारे में अवगत करा सकेंगे और शायद हमें उसे निजात कुछ न कुछ हद तक प्राप्ति होगी। ठीक है ना। तो चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। जानकारियाँ बढ़ी, आपदाएं घटी। आइए सीखें। हमें इसमें सीखने को मिलेगा प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देते हुए उनके निदान का ज्ञान करना, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग सिखाना, वाक्य और उसके प्रकारों को ज्ञान कराना, संवाद शैली से अवगत कराना। ठीक है ना। संवाद शैली यानी कि हम जैसे किसी से बातें करते हैं तो किस माध्यम से करते हैं, किस तरीके से हमें करना चाहिए, इस चीज़ों का भी ज्ञान हमें इसमें होगा। और शब्दों का वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं ये भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए इसमें पात्र डिसाइड किए गए हैं। तो इसमें अगर हम क्लास में होते है ना, कक्षा में, तो हम क्या करते, एक स्टूडेंट को बता देते राकेश, सुरेंद्र, है ना। सबको पात्र डिसाइड कर देते कि तुम राकेश हो, तुम सुरेंद्र हो, और वो उसको पढ़ता और अन्य लोग जो कक्षा में बैठे रहते हैं तो इस चीज़ को बड़े इंटरेस्ट से सुनते और समझते। ठीक है ना। तो जब हम किसी चीज़ को पात्र में चयनित कर देते हैं तो वह चीज़ बहुत ही अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इस प्राकृतिक आपदा के बारे में अच्छे से आपको बता सके, जिससे आप अंडरस्टूड होकर कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो उसे निवारण के लिए कुछ सोच सकें। ठीक है। तो इसमें एक राकेश है। राकेश कह रहा है कि माँ जल्दी नाश्ता बना दो, 8 बज गए हैं। माँ राकेश के पिता की ओर देखती है। सुरेंद्र, राकेश बेटा कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो राकेश बोलता है आज मैं अपने मित्रगणों के साथ नदी किनारे पिकनिक मनाने जा रहा हूँ। सुरेंद्र बोलता है आज पिकनिक पर जाना मुझे तो उचित नहीं लगता, देखते नहीं काले बादलों से आसमान अटा पड़ा है, क्या पता नदी कब उफान पर आ जाए। ठीक है ना। सुरेंद्र बोलता है कि आज नहीं जाना चाहिए क्योंकि आज काले बादल हैं तो ऐसा लग रहा है कि पानी बहुत तेज़ी से गिरेगा और नदी पहले से भरी हुई है, और अगर ज़्यादा बारिश होगी, इतने बादल गिरे हुए हैं तो शायद वो क्या है, बाढ़ आ जाए, यानी उफान में आ जाए नदी, यानी कि अपने बाटों के ऊपर आ जाए। ऐसा तो जब बाढ़ आती है तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आप सतना नदी तक गए होंगे तो जब बाढ़ आती है तो उसके कई तटीय क्षेत्रों में आगे तक का पानी भर जाता है और पुल वगैरह बिल्कुल यानी कि ऊपर से चलने लगती है, तो उसे बाढ़ का स्वरूप कहेंगे। ऐसा। राकेश, पिताजी वर्षा तो हो नहीं रही है, फिर नदी में बाढ़ कैसे आएगी, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। तो सुरेंद्र बोलता है, उसका पिता है ये, राकेश का पिता सुरेंद्र है। बेटा तुम नहीं जानते वर्षा यहाँ नहीं हो रही है पर आसपास के पहाड़ों पर हो सकती है, किन्हीं अन्य स्थानों पर हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि यहाँ वर्षा हो तभी नदी में बाढ़ आए। वर्षा ऋतु में कई बार नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है, ऐसे में बचना कठिन हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा एक हादसा हुआ था। ठीक है ना। ऐसा सुरेंद्र जो राकेश के पिता हैं उसे बताते हैं। राकेश, अचानक बाढ़ आने का क्या कारण होता है, क्वेश्चन करता है अपने पिता से कि अचानक बाढ़ आने का क्या कारण होता है। इस चीज़ को आप भी अच्छे से समझें, कैसे आती है। तो सुरेंद्र बोलता है कभी कभी ऊपरी इलाकों में पानी का बाढ़ का रूप ले लेता है। पंकज, रोहित आते हैं, यानी कि यहाँ पर पंकज, रोहित भी उसके दोस्त आ जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब वो भी सुनेंगे और समझेंगे इस चीज़ को।
पंकज, राकेश तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। राकेश, मैं तो तैयार हूँ पर पिताजी, मैं तो तैयार हूँ पर पिताजी, ऐसा कर कर चुप हो जाता है, क्योंकि पिताजी उसके जो थे सुरेंद्र, वो सामने ही बैठे थे। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है। सुरेंद्र, राकेश, विस्मयादिक बोधक चिन्ह लगा हुआ है। राकेश क्या बोलते हैं? राकेश, पंकज, रोहित, तीनों को बोलते हैं। ठीक है ना? राकेश, पंकज, रोहित, क्या तुम सब पिकनिक पर जाना चाहते हो, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। मौसम को देखते हुए नदी पर पिकनिक मनाने जाना ठीक नहीं है, पता नहीं प्राकृतिक आपदा कब आ जाए। बोलते हैं कि पता नहीं प्राकृतिक आपदा कब आ जाए, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य कहते हुए समझाते हैं। रोहित बोलता है, यह प्राकृतिक आपदा क्या होती है? तो आप लोग भी समझिए प्राकृतिक आपदा होती क्या है। सुरेंद्र बोलता है, मैं समझता हूँ, आओ यहाँ बैठो। प्राकृतिक आपदा का अर्थ प्रकृति में अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना से है, जिससे जन धन व्यापक हानि होती है तथा संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना? मैं समझता हूँ, ये कह रहे हैं, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि इन्हीं की प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, बहुत तेजी से हवा चलना, है ना, उथल पुथल हो जाना पृथ्वी में, ये क्या है? प्राकृतिक आपदा। इन्हीं की नेचुरल, इन्हीं हमारा जो प्रकृति है वो अव्यवस्थित हो जाए, है ना, उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यही सुरेंद्र भी अपने बच्चों को समझा रहे हैं। ठीक है। रोहित बोलता है, ऐसी कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ऐसा क्वेश्चन करता है। सुरेंद्र बताते हैं, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, मृदा अपरदन आदि कई प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो आप भी याद करिए, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, मृदा अपरदन कई प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है ना? तो बाढ़ कब आती है? जब पानी बहुत ज़्यादा गिरता है और ऊपरी से नीचे में नदी जब बहने, ऊपरी इलाकों से जब पानी का बहाव होता है तो नदियों में आते आते नदियाँ उफान में आ जाती है, उसे बाढ़ कहते हैं। सूखा वो होता है जब क्या होता है, पानी नहीं गिरता है और हमारी जो कृषि है वो सूख जाती है, तो इससे क्या हो जाती है, अन्न की बहुत हानि होती है और जो जन है परेशान होने लगते हैं। ज्वालामुखी वो तो जो पृथ्वी के अंदर उद्गार होता है अचानक, यानी कि बहुत वर्षों के बाद जो पृथ्वी जमीन के अंदर उद्गार होते हैं वो फट जाता है और लावा का रूप ले लेता है ना, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। भूकंप वो है जब कहते हैं पृथ्वी में अचानक कंपन होने लगती है ना, यहाँ पे तो कम होता है, कहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता, तो वहाँ पर क्या है, पृथ्वी डगमगाने लगती है। ठीक है ना? चक्रवात यानी जब हवाएं बहुत तेज़ी से गर्म हवाएं चलती हैं और सब तहस नहस पेड़ पौधे टूट जाते हैं। अक्सर ये हमको मई के माह में देखने को मिलता है, आपने अनुभव किया होगा। मृदा अपरदन यानी कि जब क्या होता है, बहुत तेज़ी से वर्षा होती है और कहते हैं मृदा जो होती है बह जाती है पानी के बहाव से, उसे अपरदन कहते हैं। तो मैंने ये सारे चीज़ों का अर्थ आपको बता दिया है और इसमें पाठ में लिखा भी होगा, तो आप समझिएगा कि बाढ़ किसे कहते हैं, सूखा किसे कहते हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात और मृदा अपरदन क्या होता है, मैंने बता दिया। अब देखिए राकेश क्या कहता है, पिताजी बाढ़ में तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में अधिक आती हैं, यह बाढ़ कैसे आती है? तो देखिए सुरेंद्र बताते हैं कि बाढ़ का संबंध वर्षा से है। किसी प्रदेश में वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो नदियाँ उफनाने लगती हैं। बाढ़ का मुख्य कारण प्रकृति ही है, लेकिन साथ हो मनुष्य की क्रियाकलाप भी जिम्मेदार हैं। यानी कि वर्षा ही है लेकिन उसके साथ मनुष्य के क्रियाकलाप जो हैं वो भी जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। पंकज बोलता है, प्रकृति और मनुष्य के जिम्मेदार कैसे हुए? प्रकृति और मनुष्य कैसे जिम्मेदार हुए? तो वह बोलते हैं, अरे भाई, वनों की कटाई, बादल का फटना, भारी वर्षा होना, भूकंप आना, नदियों का बहुत क्षमता कम होना और पानी के प्रवाह में अवरोध होना, ये सब क्या हैं? सभी कारण प्रकृति के मनुष्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? जैसे हम लोग क्या करते हैं, वृक्षों को काटते हैं तो उससे क्या होता है, वर्षा संतुलित नहीं हो पाती है, कभी अधिक होती है और कभी कम होती है। ठीक है ना? हम इतना वायु प्रदूषण करते हैं कि जो हमारा जो मंडल है, 3-4 मंडल होते हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, और इस तरह से ये मंडल जो होते हैं तो एक आवरण होते हैं, वो इन जहरीली गैसों से
वायु से क्या होती है, थोड़ी इनका छनन होने लगता है और छनन होने से क्या है, बादल फटने लगते हैं, ऐसा होता है। फिर देखिए रोहित बोलता है कि पर पिताजी बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कुछ उपाय भी तो किए जाते होंगे। तो सुरेंद्र बोलते हैं बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सब मिलकर प्रयास करते हैं। सरकार भी कई कार्य करती है, जैसे जल के बहाव में कमी करने के लिए वन लगवाना, जल प्रवाह मार्ग में नहरी तंत्र का विकास करना, नदियों के किनारों पर तटबंधों पर बांधों का निर्माण करना, बाढ़ भी भविष्यवाणी पूर्वानुमान करना आदि। ठीक है ना। ऐसे क्या होते हैं, सरकार कार्य करती है कि कहते हैं उसको रोकती है पानी को, कि प्रवाह को किस तरह से रोका जाए, है ना। नहरी तंत्र का मतलब होता है कि जैसे बाणसागर बांध है, आप जानते होंगे हमारे, तो वहाँ क्या है, क्या होता है कि उस पानी को जो स्टोरेज किया गया है फाटक के द्वारा, तो उसे क्या कहता है, नहरों में तंत्र किया जाता है। नहरें बनाकर सिंचाई के लिए गांव-गांव तक भेजा जाता है। तो ये नहरी तंत्र किया जाता है, उससे पानी का जो स्टोरेज है वो कम हो जाता है, तो इससे बाढ़ कम आएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या करेंगे, बहाव और कहते हैं नदियों के किनारों में तटबंधों में बांध का निर्माण कर देंगे। नदियों और किनारों पे यानी कि बांध का निर्माण कर, जैसे बाणसागर बांध है, मैं इसी को बता सकती हूँ क्योंकि ये हमारे बहुत ही पास में है और कई लोग इसे जानते भी हैं। बाढ़ की भविष्यवाणी यानी कि जो सरकार है तो कई यंत्र लगे होते हैं, तो मौसम विभाग जो है तो हमें पहले से अलर्ट कर देता है कि बाढ़ आने की स्थिति बन रही है, तो आप लोग सतर्क हो जाए, ऐसा। तो ये सरकार काम करती है। फिर देखिए पंकज, अरे वाह, आज तो हम नई जानकारियाँ मिल रही हैं, ऐसा पंकज बोल। सुरेंद्र, प्रकृति की लीला भी अनोखी है, कभी सूखा पड़ता है तो कभी चक्रवात आ जाता है, तो इन आपदाओं से जनधन बहुत हानि होती है। रोहित, ये चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में भी हमें बताइए ना। तो सुरेंद्र बताते हैं कि चक्रवात वायुमंडलीय दबाव में आकस्मिक परिवर्तन के कारण होता है। इस संबंध में जलवायु से है, समुद्र में प्रलयकारी तूफान उठता है। प्राकृतिक संतुलन को विकृत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके प्रभाव से वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्यों को सारी क्षति उठानी पड़ती है। ये आपदा हमारे देश में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में अधिक होती है, जैसे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि। ठीक है ना। इन क्षेत्रों में क्या होती है, चक्रवात का जो वायुमंडलीय दबाव होता है वह ज़्यादा होता है ना, और समुद्र में प्रलयकारी तूफान उठता है। ठीक है, जो प्राकृतिक संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है ना। ये चीज़ें बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है, जैसे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि। रानी, इस हानिकारक चक्रवात को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? सुरेंद्र, हाँ, उपाय जानना तो बहुत आवश्यक है। मौसम विभाग को इसकी जानकारी पहले से ही हो जाती है, मैंने बताया था ना। वायरलेस और रेडियो टीवी से भी चेतावनी प्रसारित की जाती है। चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेकर पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। यानी कि पहले से ही मौसम विभाग जान लेता है, तो ये टीवी और वायरलेस और सबके माध्यम से चेतावनी दे देता है, रेडियो के माध्यम से, कि कहते हैं कि बाढ़ आने वाली है, अपने आप को नियंत्रित कर ले। और ऊंचे स्थान पर जैसे कॉलेज वॉलेज, जहाँ हॉस्पिटल और की चीज़ें बनी होती हैं, वहाँ पर लोगों को क्या किया जाता है, रुकने की व्यवस्था की जाती है, पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है, रहने की उनके। ठीक है ना। तो फिर खाना वाना सरकार व्यवस्था ही करता है सारी चीज़ों को। ठीक है। प्रिया, इन आपदाओं की जानकारी मात्र से ही भय लगता है। तो जो आपदाएं आ रही हैं, ये इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में। तो ये जो आपदा है तो इसको कहते हैं जानकारी से ही भय लगता है, इतनी भयानक है। तो रोहित कहता है, हाँ, अच्छा चाचा यह बताइए कि चक्रवात किस मौसम में आते हैं? तो सुरेंद्र बोलते हैं प्रायः चक्रवात गर्मी के मौसम में अधिक आते हैं। मैंने बताया था ना कि मई के माह में इतनी सारी हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं इतना चक्रवात करती हैं, यानी कि चक्रण होता है कि कभी कभी पेड़ पौधे टूट जाते हैं। ठीक है ना। तो ये गर्मी के मौसम में अधिक आते हैं। प्रिया, इसका मतलब है बाढ़ वर्षा के भीगे मौसम और चक्रवात गर्मी के सूखे मौसम में, है ना। यानी कि बाढ़
वर्षा के मौसम में और चक्रवात गर्मी के सूखे मौसम में आता है। ऐसा प्रिया अंडरस्टूड कर गई है, आप भी समझ गए होंगे। रोहित बोलता है बीच में बात काटकर, सूखे में मुझे याद आया कि सूखा भी तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में भी बताइए ना। तो सुरेंद्र बोलता है किसी भूभाग पर जब वर्षा की संभावनाएं ना हो अथवा वर्षा ना हुई हो तो वह सूखा पड़ता है। मैंने बताया था ना कि जब वर्षा नहीं होती है तो उसे सूखा पड़ जाता है। तो हमारे जो कृषि है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, यानी उस साल फिर हमारे यहाँ कहते हैं अनाज में कमी आ जाती है। स्वाभाविक क्रिया है कि कितने भी सिंचाई के साधन हो, लेकिन जब तक प्राकृतिक रूप से वर्षा नहीं होती है तो कृषि बहुत प्रभावित होती है। पंकज, यहाँ सूखा क्यों पड़ता है? सुरेंद्र, इसके कई कारण हैं। प्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु की दशाओं से इसका संबंध है, लेकिन कुछ सीमा तक हम मनुष्य भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मनुष्य ने तीव्र औद्योगिक विकास चलते वनों का नष्ट कर मानसून की अनुकूलन दशाओं को प्रभावित किया है। जैसे मानसून का देर से आना, जल्दी लौट जाना, कम वर्षा होना, मानसूनी वर्षा का लंबा अंतराल होना आदि भूमि जल का अंधाधुंध प्रयोग भी सूखे के कारण है। राधिका, आप सच कह रहे हैं। अब पहले जैसा वन कहाँ रह गए हैं, कटते ही जा रहे हैं। सूखा पड़ने से भी तो तभी सभी दुखी होते हैं, ऐसा आपस में बात करते हैं। सुरेंद्र, सूखे से संपूर्ण जीव मंडल प्रभावित होता है, क्योंकि पादप एवं जीव जगत दोनों ही जल पर निर्भर रहते हैं। पादप यानी कि पौधे, और जीव यानी छोटे मोटे इंसेक्ट्स और पशु पक्षी और हम सभी। इनसे सभी अनेक जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। भूजल स्तर में कमी आने से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चारे की कमी से पशुधन की हानि होती है। औद्योगिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्षेत्र। बेरोजगारी फैलती है, स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है। सूखे के निपटने के लिए सरकार को क्या कार्य करती है, ऐसा राकेश पूछता है। तो सुरेंद्र बताते हैं सूखे से समस्या निपटने के लिए सरकार को 2 प्रकार से कार्य करती है। ठीक है ना। सरकार क्या करती है, 2 प्रकार से कार्य करती है। पहला तो सूखे के कारणों का पता लगाना, और दूसरा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य करवाना, है ना। कि सूखा किस कारण आया है, पहले सरकार इसका पता लगाती है मौसम और भूवैज्ञानिक द्वारा, और फिर सूखा किस क्षेत्रों में है वहाँ पर राहत कार्य यानी मुआवजा मिलता है, उन्हें पैसा मिलता है। ठीक है ना। और खाने के लिए अनाज सोसाइटी के माध्यम से जनता तक पहुँचाया जाता है। सूखे के राहत पहुँचाने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा किया गया, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे रोजगार प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अकाल राहत कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि। ये सारी योजनाएं सरकार द्वारा ही चलाई जाती हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये सारी योजनाओं के बारे में पता लगेगा, इसके उन्नयन किसने किया, ये कब हुआ, ये किस लिए है। तो ये सारी चीज़ें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये अकाल राहत कार्यक्रम, ये सारी योजनाएं सरकार की हैं, और सरकार इसे बाढ़, सूखा, इन सब से निजात दिलाने के लिए इन योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है। रोहित, यहाँ यह राहत कहाँ से मिलती है? तो सुरेंद्र कहते हैं केंद्र और राज्य सरकार। ठीक है ना। तो ये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ये राहत और ये कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। ठीक है ना। केंद्र यानी हमारी दिल्ली सरकार, राज्य सरकार यानी हमारी मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है ना। ऐसा तो देखिए यह राहत किस रूप में पहुंचाई जाती है, तो खाद्यान्न और रोजगार के रूप में, यानी कि क्या है, सोसाइटी और ये जो आपके उचित मूल्य की दुकान होती है, राशन की दुकान, वहाँ से आपको खाद्यान्न दिया जाता है। और गांव वगैरह में जैसे कुओं का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, तो क्या करते हैं, लोगों को रोजगार दिया जाता है और उस रोजगार के बदले सरकार उन्हें पैसा देती है। ठीक है ना। तो रोजगार भी मिल गया और पैसा भी मिल गया, और उचित मूल्य की दुकान से उन्हें राशन खाने के लिए मिल जाता है। तो खाद्यान्न और रोजगार के रूप में दोनों में क्या करती है, सरकार सहायता करती है। पंकज, आज हमें बहुत सी नई जानकारियाँ मिली हैं। सच में लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनसे बचने के उपायों को
जान लें तो आपदा प्रबंधन व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना, पंकज कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना, आज उनके जो ही जानकारी मिली है। तो पंकज क्या बोलता है, अब इतना जान लेने के बाद आज हम नदी के किनारे ना जाकर कहीं बाग बगीचे में जाकर पिकनिक का आनंद लेंगे, है ना। तो राकेश बोलता है चलो चलें। ठीक है ना, और सभी मित्र प्रस्थान कर जाते हैं, नहीं वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है ना, तो शब्दार्थ इसके देख लें। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो यहाँ पर देखिए सही जोड़ियाँ मिलाई गई है, मैंने मिलाया है। तो देखिए ज्वालामुखी यानी धरती के जब लावा निकलता है तो उसे ज्वालामुखी मैंने बताया था आपसे पहले ही। भूकंप जब पृथ्वी में कंपन होता है, भूमिकंप में कंपन। और बाढ़ जब अनियंत्रित जल प्रवाह हो, यानी कि बहुत ज़्यादा जल का प्रवाह हो, तब उसे क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। और चक्रवात जब तेज घुमावदार हवा चलती है। ठीक है, और ये खाली स्थान आप करेंगे। और अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न, ये सारी चीज़ें हम आपके पास PDF के माध्यम से सेंड कर देंगे। ठीक है, तो सो स्टडी एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू स्टूडेंट्स।